नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो। और पिछले 15-20 दिनों के अगर आप ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो निफ्टी ने मार्केट ने कई बार अटेम्प्ट किया 26 के ऊपर जाके न्यू हाई की तरफ बढ़े। लेकिन एक बार शायद सफल हुआ वो क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन हर बार वो 26 के नीचे आ गया क्योंकि वो टिक नहीं पाया। अब कोई बहुत बड़ी डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं थी, इंटरनेशनल भी कोई बहुत बुरी खबर नहीं आई थी, इसके बावजूद वो ऊपर टिक नहीं पा रहा है और बार बार नीचे आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों में तो अच्छी खासी एफआईआईस की सेलिंग भी शुरू हुई है। तो मार्केट का अब का जो तस्वीर बन रहा है, जो हम चार्ट के जरिए समझते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, वो क्या ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि ऊपर टिकना मुश्किल है उसके लिए, या वो एक आध बार और कोशिश करेगा और उसको ब्रीच कर सकता है। इन सब को पैटर्न को देखेंगे जिसके आधार पर आप नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो वीकली शो हमेशा सरवेन जी के साथ करते हैं जो हमें चार्ट समझाते हैं। सरवेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। मार्केट की जो कुंडली है, जी कुंडली मैंने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि रेखाओं के जरिए हम लोग समझते हैं। तो ये एक्चुअली मार्केट की कुंडली है अगले हफ्ते की। तो क्या कह रही है मोटा मोटा आपकी कुंडली? ग्रह नक्षत्र ठीक ठाक है कि नहीं? देखिए, ये तो सब्जेक्टिव है कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, बट ब्रॉडर इंडाइसेस देखेंगे तो हम अभी आज डिस्कस करेंगे। बट ब्रॉडर इंडाइसेस में आप देखेंगे कि अभी तक वर्डिक्ट क्लियर नहीं है। मेरा अभी भी ये मानना हुआ कि देखिए, इतना आपने कोशिश की, जैसे आपने लेवल्स बताया 26,000 के, उसके ऊपर आप नहीं जा पाए। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि दिवाली वाला जो वीकली कैंडल था, जिसमें कि दिवाली में आप मान लीजिए 3.5 दिन ही थे, तो दिवाली वाले कैंडल के भी लो के नीचे आपने ये वीकली कैंडल बंद किया। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, कोई बुल्स की कोई ऐसी क्लियर कट ब्रेकआउट वाली थियरी तो यहाँ नहीं सेटअप हो पा रही। तो मैं तो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूँ इस वीकली कैंडल से। बट जैसे मैं पिछले लेवल्स जो पिछले, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चलना चाहते हैं और कंटिन्यूटी में चलना चाहते हैं, तो थॉट यही है कि अगर 25,300 25,500 वाले रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है और जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट बुल्स को ही देंगे। और पिछला हफ्ता दिया था, ये हफ्ता भी दिया कि भाई कुछ वर्डिक्ट आ जाए, तो वर्डिक्ट तो नहीं आई। और वीकली क्लोज तो मेरे हिसाब से थोड़ा नरमी है, तो मेरे हिसाब से वर्डिक्ट क्लियर नहीं है। बट बेनिफिट ऑफ डाउट, प्योरली बिकॉज 25,500 के ऊपर अभी भी बाजार है, आप एक बार के लिए फिर अगला हफ्ता ये देख सकते हैं और एक 4-5 दिन फिर से एक बार बुल्स को दे सकते हैं। और डिसीजन के लिए आप, जैसे मैंने बोला, एक 2-4 दिन और ले सकते हैं। तो वर्डिक्ट क्लियर नहीं है और अगला हफ्ता फिर से क्रूशियल हो जाता है। अगला हफ्ता क्रुशियल है। एक बात मैं आज अपने दर्शकों से यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कई बार कई हमको कमेंट देखने को मिलते हैं शो को लेकर के कि अरे यार सरवेन जी तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। ये तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। हमारे शो में ना जो बात होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है कि मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा तो है कि निफ्टी 5 लाख का हो जाए, ये मेरी इच्छा है। एक ये होता है कि नंबर्स चार्ट पे जो कुंडली है वो ये कह रही है। और एक तीसरा होता है कि हम नैरेटिव बनाते हैं कि ये गिर ही जाए। तो ना तो मेरी इच्छा से निफ्टी 5 लाख का होगा और ना मेरे मनाने से निफ्टी गिर जाएगा। तो ये जो दो तरह की आलोचना होती है ना, ये प्लीज मत किया करिए। सर्वेन ने जब जब कहा है कि ऊपर जाने में दिक्कत है तो गिरा है ना मार्केट। लास्ट वीक भी मार्केट ठोक दिया लोगों ने ऊपर, क्यों नहीं टिक पाया? अगर इतना ही दम था तो मार्केट हमारी आपकी इच्छा से नहीं चलता। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं, जो नंबर बोल रहा है, जो चार्ट बोल रहा है, जो रेखाएं बोल रही, उसी के आधार पर अपना व्यू बनाइए। कल को हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए तो हम अपना व्यू उस तरह से बताएंगे। इसलिए जो आलोचना करिए ना, सब्जेक्टिव मत करिए। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। क्योंकि हमने भी देखा कि 4 बार उसने अटेम्प्ट मारा 26,000 के ऊपर, लेकिन दम नहीं है, गिर जाता है, घुस जाता है। कोई बुरी खबर नहीं है, फिर भी गिर गया। क्यों गिर गया? अगर इतनी सदिच्छा होती तो इसलिए किसी इंडिविजुअल की आलोचना करिए तो बेस रखिए फैक्ट का। अब शुरुआत करते हैं। ये डिस्क्लोजर था, थोड़ा सा लोग बहुत कमेंट कर, तुमने कहा एक बार ये इसमें मैं सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा नीरज जी। बहुत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जो इक्विटी वाला सेगमेंट देख रहे हैं और इक्विटी के हिसाब से उनको व्यू चाहिए, उनको अगर मेरे से कोई वैलिडेशन चाहिए, तो अगर उनको नहीं मिलेगा तो, और उनको लगेगा कि ये एक ही तरह की स्टोरी चल रही है, तो उनको लगेगा कि एक ही तरफ का बायस है। लेकिन मैं ही हूं, मैं सपोज 1.5-2 साल से छोटे छोटे ब्रेकआउट खेल रहा हूं और लार्जर थीम मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है इक्विटीज में। बट वही तो मैं हूं जो 3 साल से गोल्ड सिल्वर में आंख बंद करके तेजी करने बोल रहा है। तो अगर आप मेरा कमोडिटी का सेगमेंट देखते हैं तो आपको लगेगा कि मैं 3 साल से तेजी में हूं, और अगर आप मेरा इक्विटी का सेगमेंट देखते हैं तो आपको लगेगा यार ये 1.5-2 साल से हमेशा डरा ही रहे। तो ये तो सब्जेक्टिव है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, गोल्ड सिल्वर में जितने कॉन्फिडेंस से हमने 3 साल से तेजी मंदी बोली है, उतना शायद ही मुझे लगता है इंडिया में क्या वर्ल्ड में किसी ने नहीं बोली होगी। ठीक है, तो
ये तो सब्जेक्टिव है ना। अब आपको जो अच्छा लगे वो मैं शायद आपको नहीं बोल के दे पाऊंगा। मैं यहाँ पे वो बोलने बैठा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मैं सही जाऊंगा। जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उसको यूज करना है अपने फायदे के लिए, करिए। आपको लगता है वो फायदेमंद नहीं है, मत करिए। मत बट करिए। अगर अगर देखना है तो पूरा होलिस्टिक देखिए। एक आदमी को, या तो आप मुझे कंटिन्यूटी में देखिए कि मैंने 21,000 पे क्या बोला, 22,000 पे क्या बोला, 24,000 पे क्या बोला, इलेक्शन के लो पे बोला तेजी है 2,000 पॉइंट की, ट्रेड कर लीजिए। तो जहां जहां हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऊपर की मिलती है, अब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो हम कह रहे हैं 2 हफ्ते से कि भाई ब्रेकआउट हो गया है, और ऊपर के 1,000 पॉइंट के टारगेट्स जो हैं पेंडिंग है 26,500 के, और वो आने चाहिए। हल्का फुल्की आए भी थे, मतलब उसके आसपास जी। गया था, लेकिन टारगेट नहीं आया, तो मैं मेंटेन कर रहा हूं। बट थॉट ऑफ द प्रोसेस स्टिल यही है कि इक्विटीज में लार्जर टेक्निकल सेटअप या रिस्क रिवॉर्ड्स अभी भी थोड़े बेरिश हैं मेरे हिसाब से, नर्म हैं। और जैसे मैंने बोला 3 साल से हम गोल्ड सिल्वर में तेजी बोल रहे थे, अब पहली बार गोल्ड सिल्वर में करेक्शन बोल रहे हैं। लग रहा है तो करेक्शन भी वहां बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ओवर रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या एनालिस्ट दोनों तरफ ट्रेड दे पा रहा है। तो मैं अपने बारे में तो बता सकता हूं कि 100 में से 60 ट्रेड मैं लॉन्ग देता हूं और 40 में शॉर्ट के देता हूं। फिलहाल वो 40 शॉर्ट ट्रेड्स का अगर दौरा वो समय चल रहा हो इक्विटीज में, तो उसमें मेरी गलती नहीं। नहीं ठीक है, देखो ये 60 लॉन्ग मैंने ट्रेड भी इसलिए आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे 100 ट्रेड लेंगे क्लैरिफिकेशन। तो डेफिनेटली आपको 60 लॉन्ग ट्रेड मिलेंगे, इक्विटी में भी जी। और कमोडिटी में भी, और 40 शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे इक्विटी में भी और कमोडिटी में भी। जो जरूरी है इसलिए था समझे, क्योंकि जी जैसे मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि यार जैसे कोई बाहरी शक्ति हमारे मार्केट को गिराना चाहती है कि सब कुछ ठीक कर दिया सरकार ने, आरबीआई ने, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं चल रहा है। एफआई की सेलिंग भी कम हो गई, फिर भी नहीं चल रहा है। ट्रंप के साथ चीन की अच्छी वार्ता रही, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी रही, फिर भी नहीं चल रहा है। तो कई बार मन में एक देखो ना कि आप ह्यूमन है तो आप सोच लेते यार कुछ लग रहा है, कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो मार्केट को चलने नहीं दे रही, लेकिन वो डेटा फैक्ट नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं मैं। तो इसलिए न मेरी व्यू मायने रखती है, मतलब विश मेरी मायने नहीं रखती, ना आपकी विश मायने रखती है। मायने सिर्फ जो चार्ट दिखाता वो रखता है। चलिए खैर अब शुरुआत करें, ये सब काफी जी आपस में चलता जी रहता जी है हमारी, जी 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 हमारे जी, ये हमारे हम लोग दर्शकों के साथ जोक बहुत चलती, मैं उनको सुना नहीं देता नहीं हूँ, वो सर, भेज हम तो सकते 20-25 साल से ये कर रहे हैं। ये एकदम लाजिमी बातें, ये सब होती रहती हैं। उसका हैं। अगर हाँ उसकी अगर चिंता करेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये है निफ्टी का चार्ट। जी और कोशिश लगातार इसने की लेकिन टिक नहीं पाता, क्यों नहीं टिक पाता, मेरे को ये बताओ आप। देखिए, जो आपने बोला बाहरी शक्ति, तो मैं तो यही बोलूंगा ये बाजार केवल डिमांड सप्लाई पे चलता है। बाजार रुकने का और रुकने का केवल एकमात्र कारण है कि फिजिकल में कहीं डिलीवरी उतनी उतर रही है जितना पैसा नहीं आ पा रहा है। डिमांड एंड हम्म सप्लाई मैच हो रही है, बाजार वहीं पे फ्लैट हो जाता है। तो फिलहाल हम्म अगर बाजार किसी रेंज में फ्लैट है तो आप यही मान के चलेंगे कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो चाहे आप ऊपर के दायरे ले लीजिए, ये 25,500 26,000 वाले, वहां सप्लाई इतनी है कि डिमांड को मैच कर ले रही है, तो बाजार रुक जा रहा है। नीचे हम्म गिरते वक्त 24,300 24,500 पे डिमांड इतनी है कि सप्लाई को रोक ले रही है, भाव गिरना रुक जा रहा है। फिलहाल आप 26-28 हफ्ते से ये कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग 1,000 पॉइंट रेंज। मुझे नहीं हम्म लगता कि पिछले 5-6 साल में 26 27 28 हफ्ते की इतनी 1,000 पॉइंट की रेंज कब बनी है। और पॉइंट वाइज में अगर आप इसको 25,000 पे देख रहे हैं तो केवल 4% की रेंज है। मैं तो कह रहा हूं शायद पिछले 8-9 साल में 4% की हम्म ट्रेडिंग रेंज नहीं रही है बाजार में इतनी लंबी 26-27 हफ्ते की। या तो थोड़ी हम्म ऊपर ट्रेंडिंग रही है, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम में रही है, या लोअर टॉप लोअर बॉटम में रह सकती है, लेकिन ऐसी रेंज तो नहीं बनी लास्ट 7-8 सालों में कि 4% के या 1,000 पॉइंट के दायरे में बाजार के 26-28 हफ्ते निकल गए। तो अब ये पहली बार हो रहा है, तो इसमें, और ये मेरे हाथ में नहीं है, ना ही किसी रिटेल के हाथ में है। ये बड़े हाथियों और बड़े जिनको हम बोलते हैं बिग वेल्स, या बड़े हाथी जो है ना इस बाजार के, उनके हाथ में है कि बाजार को कहां रोक लें माल से, और कहां रोक लें पैसे से। तो 24,300 पे पैसा अपना काम कर रहा है, और 25,500 26,000 पे फिजिकल डिलीवरी स्टॉक्स जो सेलिंग हो रही है वो अपना काम कर रही है। इतने बड़े रेंज और इतने बड़े पैसे के बीच में हम और आप रिटेल वाले खाली देख सकते हैं, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करा सकते। उसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं, जिंदा रहेंगे। इसके अगेंस्ट में जाके कुछ हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो साफ हो जाएंगे। ओके, तो जी अभी ये बताओ, ये जो संभावना लग रही है कि हालांकि फ्राइडे को जो मार्केट कमजोर हुआ, काफी लेवल तोड़ दिए, अब दोबारा से वो नेक्स्ट वीक जाएगा 26,000 को क्रॉस करने का अटेम्प्ट करेगा। देखिए, मेरे लिए निफ्टी की वीकली कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग ये रही कि इवन दो हमने दिवाली के कैंडल को थोड़ा सा हमने हल्के में लिया, हमने कहा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेंगे, 3.5 दिन का था, तो चलिए उसको इग्नोर मारते हैं और अगला हफ्ता देखते हैं। तो इस हफ्ते में क्या हुआ, सारे दिन ट्रेडिंग के थे, सब कुछ अच्छा था, क्रेडिट पॉलिसी भी थी, सारे बड़े न्यूज भी थे, सब अच्छे आए।
फिर भी क्यों निफ्टी ने अपने पिछले वीकली के कैंडल के लो के नीचे बंद दिया, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। बट अगेन एज आई सेड, क्योंकि बाजार अपने ये 20-25 दिन हफ्ते की रेंज के बाहर है, इसके लिए हम बेनिफिट डाउट अभी भी बुल्स को दे रहे हैं। अभी भी ये मानते हैं कि जब तक 25,300 25,500 डिसाइसिवली नहीं टूटेगा, 26,500 26,600 आने का या एटलीस्ट दिवाली का हाई रीटेस्ट होने का 26,300 का एक मौका और है। उस मौके के लिए हम शॉर्ट टर्म जो उस सेटअप की तरफ ट्रेड करने की जरूर कोशिश करेंगे, लॉन्ग साइड भी। इवन दो कि हम इतने दिन से बाजार में सोच रहे थे कि ब्रेकडाउन आएगा, नहीं आया, ब्रेकआउट है तो हम ब्रेकआउट भी ट्रेड करेंगे जी। ओके, अभी आ गया निफ्टी 500 का चार्ट, ये भी सिमिलर है या इसमें कुछ पैटर्न ब्रॉडर मार्केट में चेंज हुआ है? नहीं, इसमें आप वाले में आई थिंक वो एक ग्रे बॉक्स दिख रहा है आपको, मुझे आपकी स्क्रीन उतनी क्लियर नहीं दिख रही, छोटा चार्ट दिख रहा है। ग्रे बॉक्स दिखा है, बिल्कुल क्लियर दिख ये ग्रे बॉक्स मैंने इसीलिए लोगों को विजुअली ये दिखाने के लिए किया है कि कुछ हुआ नहीं है। इस ग्रे बॉक्स की रेंज के अंदर ही निफ्टी 500 है, जो इंडिया का 90% मार्केट कैप या उससे ज्यादा दर्शाता हुआ इंडेक्स कोई खास ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, उसी रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। शेडोज आई हैं जिनको फॉल्स ब्रेकआउट भी बोला जा सकता है अगर हम 23,600 के या 23,700 के अंदर री एंटर कर गए। आई थिंक निफ्टी 500 के लिए वो लेवल 23,600 के आसपास थे। अगर किन्हीं कारणों से हम 23,600 के नीचे अंदर चले जाते हैं वापस, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस बॉक्स का एक फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था और अब बाजार नीचे गिर गया। तो फिर हम यही मानेंगे कि बॉक्स के लोअर एंड की तरफ चलेगा और हम फुल कन्विक्शन से वो बोलेंगे, बट इस हफ्ते नहीं बोल रहे हैं। तो लेकिन ये दो कैंडल से मुझे मजा नहीं आया, ये मुझे फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही लग रहा है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फॉल्स ब्रेकआउट है। मैं इसको मंडे ट्यूसडे का दिन और दूंगा और उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अगर री एंट्री अंदर हो गई निफ्टी 500 की 23,600 के नीचे, तो मैं यही मान के चलूंगा कि फिर ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है और 22,300 22,400 के लेवल्स तब निफ्टी 500 के लिए आ जाएंगे और उन कारणों से फिर निफ्टी भी अपने लोअर बॉक्स रेंज की तरफ फिसलेगा, 24,300 24,500। बट मंडे ट्यूसडे में वो कॉल लेंगे, हम अभी नहीं ले रहे। अगर हम इन दोनों चार्ट को एक मान लें कि निफ्टी 500 और निफ्टी दोनों को लगे मार्केट की पिक्चर आ गई, तो क्या ये माना जाए कि फिर से बुल्स ने गिव अप कर दिया, बेयर हावी हो गए हैं, या अभी टसल चलेगी और पता नहीं कौन जीतेगा? अभी ये नहीं कह सकते कि बुल्स ने गिव अप किया है। बुल्स ये 2 हफ्तों में बुल्स अपना कमाल नहीं दिखा पाए, ये मैं बोल सकता हूं। ये अपना टाइटल भी हो सकता है, बुल्स अपना कमाल। बुल्स को 2 हफ्ते मिले कमाल दिखाने के लिए, ब्रेकआउट को सस्टेन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। ये मेरा टेक अवे है इसमें। पलड़ा 2-5% बुल्स का ही भारी है, क्योंकि रेंज के अभी आप जस्ट हो या उसके जस्ट बाहर हो, आप रेंज के ऊपर जस्ट ब्रेकआउट करके खड़े हो, इट्स सफिशिएंट इनफ रूम कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको दे देता हूं, लेकिन खाली बेनिफिट ऑफ डाउट ही है 2-5% का। बाकी पलड़ा तकरीबन समान है अभी। तो कमाल दिखा पाएंगे अगले हफ्ते क्या? अब ये तो मैं बुल्स के ऊपर छोड़ता हूं। काफी सारे अलग पैरामीटर्स देखता हूं, तो मुझे लग नहीं रहा। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी स्टडी रन की, मैं किसी के साथ अभी चर्चा भी कर रहा था कि एक छोटी सी मैंने स्टडी रन की ओवर द वीकेंड कि भाई एफएनओ के स्टॉक्स में क्या हो रहा है। जहां एफएनओ स्टॉक्स सबसे मोस्ट लिक्विड ट्रेडेड स्टॉक्स हैं मे बी, और वहां पे भी मैं मानता हूं कि 80-90% मार्केट कैप, क्योंकि सारे लिक्विड स्टॉक्स हैं तभी एफएनओ में आते हैं, तो आई थिंक 80-90% मार्केट कैप एफएनओ स्टॉक्स में इंडिया का होगा। तो मैंने उनको एक डेटा रन किया और सफिशिएंट पीछे से डेटा रन किया, ये नहीं कि अभी का, ताकि बायस नहीं आए। देखिए, इंडिविजुअल बायस आ सकता है, लेकिन बायस हटाने का एक ही तरीका है, आप डेटा को भगवान मानिए। तो मैं गया यूक्रेन हाई पे, 18,500 वाला अराउंड फिगर, 18,500 वाला यूक्रेन हाई जो था अक्टूबर सितंबर 2021 का, वहां से मैंने एफएनओ का डेटा को रन किया और निफ्टी से कंपेयर किया स्टॉक्स को। तो तकरीबन एफएनओ के 200 स्टॉक्स में से 90 स्टॉक्स आज भी निफ्टी से स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस, एनीवेयर बिटवीन 0 to -30 या -40। तो आज आपका आधा यूनिवर्स, ऑलमोस्ट आधा यूनिवर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है 18,500 के लेवल से। रिलेटिव बेसिस पे स्टॉक का भाव थोड़ा ऊपर हो सकता है, बट कंपेयर टू निफ्टी विज़ वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं 90, वो अंडर परफॉर्मेंस है इंडेक्स से। ठीक है, तो उन दायरों में आप देखेंगे तो उन दायरों में शायद पैसे नहीं बन रहे। फिर मैंने उसी एक्सरसाइज को अक्टूबर 2024 के हाई से भी रन किया, 26,300 वाले हाई से भी रन किया, जो ऑल टाइम हाई था, वहां से भी रन किया। तो वहां से भी देखा कि 100-110 स्टॉक्स ऐसे हैं एफएनओ में जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आपका आधा यूनिवर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो ये हेल्दी ब्रेकआउट कैसे हुआ? तो हेल्दी ब्रेकआउट तो नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 500,000 पॉइंट ऐड नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। टॉप के हैवी वेट्स, अगर 25-50 जो टॉप के हैवी वेट्स हैं
एफएनओ में भी, या निफ्टी के जो टॉप 20% हैवी वेट्स हैं, अगर वो चल जाते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली कलर आपको बुलिश दिख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप लास्ट 10-12 दिन का डेटा देख लीजिए जो ट्रेडिंग हुई है, उसमें कंटिन्यूअसली इंट्राडे एडी लाइन यूजुअली ज्यादा डिक्लाइनिंग रही है, मतलब डिक्लाइनिंग स्टॉक्स ज्यादा थे, एडवांसिंग स्टॉक्स हमेशा से कम रहे। एक लास्ट 10 दिन का अगर आप एवरेज जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि डिक्लाइन ज्यादा थे, एडवांसेस कम थे। तो ये एक हेल्दी ब्रेकआउट का संकेत नहीं है, बट ब्रेकआउट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, वो तो लग रहा है कि हुआ है, बट ये हेल्दी ब्रेकआउट नहीं है, ये भी मैं आपको एटलीस्ट ये 2-3 हफ्तों के सेटअप से बता सकता हूं। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बिग बैंग ब्रेकआउट ये नहीं है। तो बुल्स को थोड़ा दम देने के लिए एक सेक्टर है मेटल का, जो जी हम लोगों ने जी 4 हफ्ते पहले कम से कम ये कहा था कि वो नए हाई पे पहुंच गया है और वो दम दिखा भी रहा है, जी और लगातार मेटल के शेयरों में तेजी बनी हुई है। जी जबकि इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट तो है ही है कि वहां से नॉन फेरस में अच्छी तेजी बन रही है। जी। तो क्या ये मेटल ओवरऑल तेजी को सपोर्ट कर सकता है, और इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, हेवी लिफ्टिंग तो किसी ना किसी सेक्टर को करनी पड़ेगी, और बड़े सेक्टर को करनी पड़ेगी। तो मेटल्स डेफिनेटली आई थिंक एकदम किसी भी इकोनॉमी का एक कोर स्पेस होता है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये तो तीन चीजें एकदम कोर हैं। तो हेवी लिफ्टिंग इसको करनी पड़ेगी। इसके वीकली सेटअप्स बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट तीनों दिवाली वाले वीक के पहले के दोनों कैंडल्स के ऊपर अच्छे से हाई टॉप हाई बॉटम बना के चल रहा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, वीकली कैंडल भी ठीक ठाक है। तो अगर निफ्टी को चलना है तो हैवी लिफ्टिंग करने वाली 2-3 चीजें तो होनी चाहिए। तो उसमें से मुझे लगता है कि मेटल्स, जो हमने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि भाई अगर हैवी लिफ्टिंग करनी है तो मेटल्स उनमें से एक हो सकता है। तो मेरा मानना डेफिनेटली यही है कि ब्लू स्काई टेरिटरी में, ऑल टाइम हाई टेरिटरी में है। 10,000 का साइकोलॉजिकल सैकड़ा था, उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तो नेक्स्ट चैलेंज 11,000 का ही करेगा। तो 11,500 मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ आ सकता है, अगर ट्रैक्शन रहा, निफ्टी में भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला, निफ्टी को मेटल्स का सपोर्ट मिला, मेटल्स को थोड़ा सा निफ्टी का सपोर्ट मिला, तो दोनों थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेटली 1000 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और एक और सेक्टर पीएसयू बैंक का, इसमें तो खैर बहुत सारे खबरों का भी सपोर्ट है जी कि खबरें ये चल रही कि 49% सरकार अपना डाइल्यूट करेगी, कंसोलिडेशन होगा, और बैंकिंग जी सेक्टर में बहुत सारे एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो ये सब खबरों के सपोर्ट से, लेकिन पीएसयू बैंक में दमदार तेजी देखने को मिली। जी। एक और ये भी कह सकते हो आपकी सपोर्टर है ब्रॉडर मार्केट का। बिल्कुल, आई थिंक यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी वही वाली थॉट है कि जो इसको भी हमने अपने उस लिस्ट में, जब हमने वो लिस्ट निकाली थी कि भाई हैवी लिफ्टिंग करेगा कौन, तो हैवी लिफ्टिंग जब करेगा तो हमारे यही दो दो नाम आए थे निकल के कि भाई, क्योंकि इसके पहले जो लीडर पैक था निफ्टी ऑटो, वो तो कहीं सुस्ता रहा है या दम ले रहा है, और डबल टॉप जैसे सिनेरियोस बन रहे हैं। तो वीकली में अगर आप देखें तो ये भी, वीकली मंथली में ये भी एक स्पेस ऐसी है जहां एटीएच के ऊपर के क्लोज आए हैं। तो यहां भी मैं मान के यही चल रहा हूं कि भाई वीकली में इसके क्लोजेस अच्छे हैं, कैंडल भी काफी अच्छा है, ब्रेकआउट किया है। तो सेम थॉट जो भी हमने पहले बात की मेटल्स के लिए कि भाई अगर निफ्टी को चलना है तो आई थिंक हैवी लिफ्टिंग मेटल्स और पीएसयू बैंक्स को करनी पड़ेगी। इसको तो काफी सपोर्ट, जैसे आपने बोला, न्यूज ड्रिवन मिल ही रहा है, और सेक्टर भी ओपन अप हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्लेवर इसके लिए काम कर सकता है। और ये दोनों मिलके, मेटल्स और पीएसयू बैंकिंग मिलके, जो हमें लग रहा है कि निफ्टी का 26,500 का टारगेट आ सकता है, वो ला सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जी बट मुझे एक चीज बताओ, आप निफ्टी में ज्यादातर अगर चलना है तो आईटी और बैंक को चलना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज उन्हीं लोगों का जी ज्यादा है। तो अगर वो जी। सुस्ता रहे हैं तो ये बेचारे क्या कर पाएंगे? देखिए, इसका फ्लेवर थोड़ा बहुत प्राइवेट स्पेस में भी जा रहा है, तो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग का, तो आई थिंक बैंक्स एज अ होल, बैंक निफ्टी में भी मैं कह रहा हूँ एक 600 700 800 पॉइंट की बढ़त कहीं पेंडिंग हो सकती है। तो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी ऑल टाइम हाइज वाले जोन में ही चल रहा है। हम उसका चार्ट नहीं यूजुअली कैरी करते हैं, क्योंकि उसमें वो एक लंपी इंडेक्स है, मतलब बहुत ज्यादा। और अभी आप देखिए, शायद आई यस। थिंक रेगुलेटर्स का एक आ गया है ऑलरेडी कि अब सारे इंडाइसेस ठीक किए जाएंगे, और टॉप टॉप 3 या टॉप, आई थिंक टॉप 30 या 40% का वेटेज जो है वो 30-35% से ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं हो सकता। तो सारे इंडाइसेस में मुझे लगता है वो रैशनलाइजेशन होगा। आई थिंक मैं न्यूज पढ़ रहा था, 3-4 महीने का टाइम दिया गया है आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए। जिस दिन वो रैशनलाइज हो गया और सब ठीक ठाक हो गया तो हम उसको भी कैरी करेंगे। बट आई थिंक इट्स हेल्दी। रेगुलेटर्स भी इस बात को देख रहे हैं कि इंडाइसेस ऐसे होने चाहिए कि कुछ चुनिंदा स्टॉकों को, जैसे किसी ने, कुछ चुनिंदा नामों ने, एफआईआईज ने कुछ स्टॉक्स को यूज करके इंडेक्स को थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश की, वो सारी
डोमेन, वो सारी न्यूज भी पब्लिक डोमेन में है। उन सब चीजों से बचने के लिए आई थिंक सारे इंडाइसेस को रैशनलाइज किया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, अच्छा हेल्दी स्टेप है। और आई थिंक आगे चल के और डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन इंडाइसेस में, उनमें लिक्विडिटी भी आएगी और उनमें लोगों को ट्रेड करने के मौके भी मिलेंगे। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन अच्छा होगा। तो जो भी होता है लॉन्ग रन में धीमे धीमे अच्छा ही होता है। सो सारे इंडाइसेस रैशनल हो जाएंगे तो हम उनमें और बढ़िया व्यू निकाल पाएंगे। फिर ये जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और ये जो मैनिपुलेशन है ये कम हो जाएगा। करेक्ट, वो जेन स्ट्रीट ने किया था ना। अब हम लोग क्यों नहीं जी दिखाते बैंक निफ्टी? बहुत सारे लोग पूछते हैं बैंक निफ्टी नहीं दिखाते, बैंक निफ्टी उसमें जी इतने कम स्टॉक है, प्लस उसमें कुछ का वेटेज ज्यादा है। हम अच्छा बोलेंगे, आप उसको इंटरप्रेट कर लेंगे कि अच्छा ये बोल रहे तो ये होगा, तो उससे जी बचने के लिए हम उसको नहीं दिखाते थे। लेकिन अब जी ये बात से भी कोई समझ में आएगी नहीं, इंडेक्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। वो करें 14 मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडेक्स थोड़ा बड़ा होगा और उसमें वेटेज कम होगा। मेरे ख्याल में 3 का 45 से ज्यादा नहीं हो सकता और इंडिविजुअल का जी 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब वो ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर उसको दिखाएंगे। अभी तक ना दिखाने का रीजन यही था कि थोड़ा बड़ा इंडेक्स दिखाओ जिससे आप कोई गेस ना कर सको कि यार इस स्टॉक की बात हो रही है। तो दैट वाज द रीजन वी अवॉइडेड ऑलवेज कि बैंक निफ्टी नहीं दिखाना हमें। तो खैर ये तो हो गई मार्केट की बात। लेकिन अपने दो और पुराने खिलाड़ी गोल्ड, अरे गोल्ड में मैंने लिखा है गोल्ड में कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन है, रिकवरी है, या क्या है इसमें? देखिए नीरज जी, कैंडल तो मंथली अच्छे नहीं बने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस तरह के कैंडल जिसमें एक बहुत बड़ी शेडो ऊपर में होती है, उसमें हर तरह का फ्लेवर आ सकता है। एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग, ये फ्लेवर भी उसमें हो सकता है। और एक एवरेज आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग एक एग्रेसिव शॉर्ट साइड बेट भी ऐसी कैंडलों में डेवलप होता है। तो अभी तक ओपन इंटरेस्ट के डेटा को मैंने बहुत ज्यादा खंगाला नहीं है, क्योंकि उतने रियल टाइम में अपडेट नहीं होते हमारे पास। बट इन तरह की कैंडल्स में ये फ्लेवर्स होते हैं। और जिस जगह कैंडल बनी है, जिस जगह कैंडल बनी है, आप देखिए ना कि मतलब एक 30-35 कैंडल के बाद, 30-35 महीनों का एक रन रहा है, उसके बाद ये कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का वेटेज और बढ़ जाता है कि भाई यहाँ पे एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है और शायद शायद शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट या शॉर्ट साइड के बेट्स भी यहाँ आए हों। तो मुझे वो नहीं मालूम, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे कैंडल्स के बाद 2-3-4 महीने के करेक्शंस लाजमी है, नॉर्मल है। और वैसे भी बहुत ज्यादा चला हुआ है गोल्ड। गोल्ड इतना चलने के बाद करेक्शन या साइडवेज कंसोलिडेशन करता ही है। तो मुझे लग रहा है कि इफ नॉट एनीथिंग, एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम वाइज करेक्शन तो ड्यू बनता ही है। अगर प्राइस वाइज मान लीजिए हो भी गया है, जो अभी गिरे थे हम 4000 के नीचे, अगर आपको ऐसा लोगों को लग रहा है कि मैं 10% गिर गया ऊपर से, तो मे बी एक करेक्शन हो गया हो। सो वो पॉसिबल है कि प्राइस वाइज आपने कर लिया हो, लेकिन टाइम वाइज तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो पहला महीना ही है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2-3 महीने सुस्ता सकता है बिफोर नेक्स्ट रैली। ये मेरा मानना गोल्ड के लिए रहेगा। या एक हाँ, थोड़ा अरे डीपर ये करेक्शन और 7-8%, 6-7% यहां से बाकी हो सकता है, जिसमें आप जो हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि 3600-3700 वाली रेंज आ सकती है स्पॉट में। तो वो मैं उसको ना वो नहीं जो बोल रहा हूँ, ये वो भी सबसे पॉसिबिलिटी है। आखिरी में कैंडल बना है जिसकी पूंछ काफी ऊपर तक गई है, मतलब वो हाई दिखा रहा है, इसको क्या बोलते जी, हैं? ये क्या है, कैंडल है ये? टिपिकली ये कैंडल को शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा। टेक्निकल्स में हर चीज जो है वो मैनकाइंड से ही ली गई है, तारा छोटे टूट छोटे के गिर रहा है, इसलिए तारा उसके टूट गया है। ऊपर और वो, लाइट चलती चली आ रही जी, टूटता हुआ तारा अगर बन गया तो कहने का मतलब है अब ये नीचे है। गिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। टूटता हुआ तारा नीचे ही गिरता है, ये ऊपर नहीं जा सकता। बट टूटते हुए तारे को देख के लोग विश करते हैं, क्या विश कर रहे हैं आप इसमें? नहीं, मैं तो यही विश करूंगा कि हेल्दी मार्केट चले। वन साइड भागता हुआ मार्केट किसी काम का नहीं होता है। तो एक अच्छा करेक्शन दे, लोगों को पार्टिसिपेशन करने दे, उसके बाद चले, लोगों की वेल्थ बने। मैं तो यही कामना करूंगा। ओके, तो ये शूटिंग स्टार है, मतलब टूटता हुआ तारा दिख रहा है यहाँ पे। और ये चांदी में भी टूटता हुआ तारा दिख रहा है। चांदी में भी टूटता हुआ तारा दिख रहा है, वहां पे भी शूटिंग स्टार है, लेकिन वहां का शूटिंग स्टार अलग है। अलग इसलिए है कि हाँ। बचपन में हम लोग एक कॉमिक पढ़ा करते थे कि एक बच्चा था जो झूठ बोलता था तो उसकी नाक बढ़ती जाती थी, ठीक है, हम्म। और उसकी नाक एकदम लंबी होती जाती थी। तो टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह के कैंडल को, जब ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे बन जाता है। अच्छा, इसमें हमारी एक बात ये रह गई कि हमने पिछले हफ्ते ये भी बोला था कि भाई बुल्स और बेयर्स के बीच में लड़ाई लड़ी जाएगी, गोल्ड को 4000 की सैकड़ा पकड़ने की, और सिल्वर के लिए 50 की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो गोल्ड वो लड़ाई 4-5 पॉइंट से जीत गया। लास्ट के 2-2.5 घंटे में लोगों ने, बुल्स ने खींच दिया। मैं 11 साढ़े 11 तक जब देख रहा था तो 300, 3980, 3990, 4000 से 10-20 पॉइंट नीचे ही चल रहा था। बाद में लास्ट के 2 घंटे में खींचा और 4000 के ऊपर लाके बंद किया, क्योंकि बुल्स भी चाहते हैं
एक साइकोलॉजिकल मॉरल विक्ट्री कि भाई हमने गोल्ड को 4000 कर दिया या गोल्ड 4000 हो गया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार गोल्ड ने 4000 के ऊपर मंथली में बंद किया, ये फैक्ट है। ये फैक्ट कल 31 तारीख को ये फैक्ट रजिस्टर हो गया। इसमें ना मैं कुछ कर, इसको ना मैं डिनाई कर सकता हूं, ना कोई भी डिनाई कर सकता है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है मार्केट का कि भाई 4000 गोल्ड ने अक्टूबर 2025 में रख दिया और बंद कर दिया, राइट। सिल्वर वो काम नहीं कर पाया, सिल्वर के लिए वो 50 की ताली नहीं बच पाई। कोशिश उसने की लास्ट हफ्ते में, लेकिन किन्हीं भी कारणों से जब 50 के ऊपर गया तो सेलिंग ही आई और वो ये रेस उस तरीके से हार गया कि वो बुल्स जो है 50 के ऊपर का बंद नहीं लाए। लेकिन ये 50 का लेवल आपको इन नजर से भी देखना है कि भाई हंट ब्रदर्स का हाई भी 50 के पास था और 2011 वाला हाई भी 50 था, 50 के पास था, जस्ट उसके नीचे था। तो किन्हीं कारणों से सिल्वर 50 के आसपास आके दम क्यों तोड़ रहा है फिलहाल वो नहीं मालूम, बट किन्हीं कारणों से उसके ऊपर नहीं जा पाया। ऐसा जब इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे ये शूटिंग स्टार बनता है, बड़ी उसमें लंबी चोंच रहती है, उसको पिनोकियो बार बोलते हैं। मतलब उसकी नाक बहुत लंबी है लेकिन बॉडी अंदर ही आ गई पिछले ट्रेडिंग रेंज के अंदर। तो यहां पे ब्रेकआउट मेरे हिसाब से जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक फेल है। और दूसरी बात की जो 54 वाले हाई लगे 5370 ऑड जो एक हाई लगे राउंड फिगर 54, जब तक वो नहीं निकलते सिल्वर में नई तेजी चालू नहीं हो पाएगी, ये तो क्लियर है इस कैंडल से जी। अब जो पिनोकियो बार बन रहा है उसकी नाक काट ली गई है, अब वो बॉडी के साथ ऊपर जाए तो बचेगा। जी जी जी। तो मुझे यहां पे भी लगता है कि ये भी 2-3 महीने का करेक्शन तो आपको दे ही सकता है भाई। 6-7 महीने में आप 27 वाला 54 आप डबल हुए हैं, आप तकरीबन 6-7 महीने में डबल हुए हैं। मतलब ये कोई आप इतनी फास्ट, आप 100 मीटर्स की स्प्रिंट दौड़ने के बाद थोड़ा सुस्ताएंगे तो आप ऐसा थोड़ी ना कि आप वहीं से 400 मीटर भी और दौड़ जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे आप, इट विल बी अनहेल्दी। तो मैंने अभी आपने मुझसे जो कामना पूछी वो यही है कि भाई बाजार अगर हेल्दी चले तो सबको मजा आता है, बुल्स को भी मजा आता है, बेयर्स को भी मजा आता है और सबको कमाने भी मिलता है, सबके आराम से ट्रेड्स भी हो जाते हैं, तेजी मंदी दोनों हो जाती है। वन साइड अप और वन साइड डाउन में बहुत तकलीफ होती है, उसमें ना ज्यादा बड़े पैसे बुल्स के बन पाते ना बेयर्स के, और वॉलेटिलिटी में आप दोनों तरफ कट सकते हैं, तो मजा नहीं है। एक हेल्दी मार्केट में जो मजा है ना वो ऐसे वन साइड ऊपर नीचे में मजा नहीं है। ओके, वन साइड में मजा नहीं है। तो अब हमने सारे चार्ट देख लिए सरवेन जी, सारा कुछ इसको स्टडी कर लिया है। अब मुझे आप ये बताइए कि जरा मैं अपनी स्क्रीन ठीक कर लूं कि अगर ओवरऑल हम लोग मार्केट को देखें जी, तो आपके हिसाब से अब ये क्या दिख रहा है, आपको क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है? बुल्स अपना जलवा दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे? बेयर्स कब्जा करेंगे, नहीं कर पाएंगे? ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, अभी समय और लेगी? क्या आपको लग रहा है? देखिए एक हफ्ता तो और लेगी। मतलब मैंने जैसे बोला बेनिफिट ऑफ डाउट इक्विटीज में निफ्टी के सेटअप्स को देखते हुए स्टिल विद द बुल्स, क्योंकि आप रेंज के अपर एंड्स पे हैं, ब्रेकआउट्स पे हैं और रेंज के अपर एंड पे हैं। नो डाउट आपके वीकली कैंडल्स वीक रहे हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट बुल्स के पास ही रहेगा। तो 55-45 स्टिल इन फेवर ऑफ बुल्स, और लगेगा यही कि 26 दिवाली वाला है एटलीस्ट 26,300 और एक 26,500 निफ्टी में आ सकता है, बनिस्पत आप 25,300 के नीचे नहीं जाए। तो निफ्टी के लिए तो मेरे हिसाब से एक ऑड्स रहेंगे। कमोडिटीज के लिए उल्टा है, कमोडिटीज के लिए मैं बोलूंगा 55-45 इन फेवर ऑफ बेयर्स एंड अ टाइम वाइज करेक्शन फॉर बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप ये करो 25,300 किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अभी तो बाजार की उससे ओवरऑल काफी मोमेंटम ऊपर और है, हेल्थ के लिए जरूरी है। बट अभी तो उससे काफी ऊपर है। हाँ 400 पॉइंट तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर है आप, या तो तो वो 1000 मतलब वो पॉइंट कमाने के लिए, 1000 पॉइंट कमाने के लिए आप 400 पॉइंट का तो सर स्टॉप 1:2.5। आप 1000 पॉइंट कमाने के लिए 400 पॉइंट इज नथिंग ऑन निफ्टी। 1.5% का ही तकरीबन स्टॉप लॉस हुआ। तो लाइफ में 1.5% का रिस्क भी नहीं लेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग करके हो रहे हैं। मतलब मेरा दर्शकों से सवाल रहेगा जो करते हैं ट्रेडिंग, आप 1-1.5% का तो स्टॉप लॉस कहीं भी जीवन में लगाएंगे और तभी तो आप फिर वो 3-4-5% कमाने की कोशिश करेंगे। तो नेट नेट ये कह सकते हैं वन लाइन में कि बुल्स को दम दिखाना पड़ेगा पूरे जोर से, जी जी, और 25-300 किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है बॉटम लाइन पूरे बॉटम, हफ्ते की। और गोल्ड सिल्वर में टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों पॉसिबल है, और दो में से एक तो होना ही है। एक तो नहीं है जी। चाहे टाइम करेक्शन हो जाए चाहे प्राइस हो जाए, और दोनों भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों हो गए एक साथ, चलो 6 महीने जी तक ऐसे रहा और प्राइस करेक्शन भी हो गया, वो एक हेल्दी करेक्शन होगा। और जो शूटिंग स्टार बना है गोल्ड में,
उससे यही कामना है कि हेल्दी करेक्शन होना चाहिए, तो ज्यादा बेटर मार्केट हो जाएगा। तो सरवण जी, काफी इंटरेस्टिंग चर्चा रही यहाँ पे, और हम लोग दर्शकों से भी बहुत नोक-झोंक करते रहते हैं, लेकिन जी। उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छी खबर आ जाए, तो बुल्स को थोड़ा-सा जोश मिल जाए। बुल्स वाले क्या है ना, इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ ट्रिगर चाहिए, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या ट्रिगर मिलता है। लेकिन नेक्स्ट वीक कोई ऐसा बड़ा इवेंट है नहीं, असली बड़ा इवेंट आएगा 12 नवंबर के बाद, तो फिर जी। शायद अभी 1 हफ्ता आपको ऐसे ही झूला झूलना पड़ सकता है। एनीवे, थैंक यू सो मच सरवेन जी, और नमस्कार। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहता है। और बुल्स को भाई दम लगाना पड़ेगा, इससे काम चलेगा नहीं। 4 बार आप फेल हो चुके हैं, 5वीं बार में तो क्लियर कर लो यार। नीट, जी। जेईई और यूपीएससी का आखिरी अटेम्प्ट है आपका ये। अब की बार चूके तो फिर पीसीएस बनना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।